नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। सैन समाज ने जावेद हबीब का पुतला दहन कर किया विरोध प्रदर्शन। जावेद हबीब के सभी सैलून व स्पा सेंटर बंद होना चाहिए, इसी को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा बाल अपराधों, महिला अपराधों को रोकने के लिए चलाई जा रही हेल्पलाइन नंबर 1098 व 1090 के बारे में स्कूली छात्र छात्राओं को दी जानकारी। रुख करते हैं मंदसौर की खबरों की ओर। हजारों युवाओं ने साथ मिलकर निकाली शौर्य यात्रा। युवाओं में दिखाई दिया जय जोश। शामगढ़ मंदसौर जिले के शामगढ़ में कल से ही मिडिल स्कूल में शौर्य यात्रा के लिए तैयारियां की जा रही है। आज दोपहर बाद शामगढ़ के मिडिल स्कूल से हजारों युवा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर निकाली गई शौर्य यात्रा। इस शौर्य यात्रा में हजारों की तादाद में युवा दिखाई दिया और शामगढ़ नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई यह शौर्य यात्रा वापस अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची और इस शौर्य यात्रा का समापन हुआ। हजारों की तादाद में शौर्य यात्रा में दिखे युवा एक जगह जगह हुए शौर्य यात्रा का स्वागत किया। वही आपको बता दें कि शामगढ़ पहुंचे कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग पहुंचे एवं उनके साथ मंडल अध्यक्ष साथ ही कई युवा कार्यकर्ताओं ने मिलकर फूलों और वर्षाओं से स्वागत किया। अनाचार में और अंधकार में एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। आज ये आयोजन ग्राम विकास समिति और बजरंग दल का शौर्य संचलन हिंदुओं को जो आज हमारे पूरे नगर में भ्रमण हुआ है शौर्य संचलन के माध्यम से 1992 में बाबरी विध्वंस करने के बाद में जो हिंदुओं का शौर्य है वो 6 दिसंबर 1992 में की शुरुआत हुई, जो उसको आज दिन तक हम शौर्य रूप में शौर्य दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। ये तो कोई नहीं, अगले महीने में आयोजन है संगठन का, इस महीने नहीं है। प्रखंड स्तर तक धर्म रक्षा निधि का कार्यक्रम है फरवरी में। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का शौर्य संचलन और ग्राम समिति सम्मेलन था, जिसमें हमारे क्षेत्रीय और विभाग के अधिकारी थे। और 1992 में 6 दिसंबर गीता जयंती के दिन जब बाबरी विध्वंस हुआ, हिंदुओं के माथे का जो कलंक था उसे मिटाने की खुशी में इस दिवस को हम शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार गीता जयंती 14 दिसंबर को थी, लेकिन प्रांत से निर्देश होने पर 1 महीने के अंदर ये कार्यक्रम करने थे। तो आज शामगढ़ प्रखंड का बजरंग दल का शौर्य संचलन था, जो पूर्ण हो चुका है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा बाल अपराधों, महिला अपराधों को रोकने के लिए चलाई जा रही हेल्पलाइन नंबर 1098 व 1090 के बारे में स्कूली छात्र छात्राओं को जानकारी देने आज गुरुवार को पुलिस अधीक्षक सुनील पांडे के निर्देशन में पिपलिया मंडी में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विधायक में सब इंस्पेक्टर कपिल स्वराष्ट्रीय ने बच्चों को विस्तृत जानकारी दी है। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षकों, छात्राओं ने थाना प्रभारी तेजेंद्र सिंह सेंगर, चौकी प्रभारी कपिल स्वराष्ट्रीय, आरक्षक वाजिद खान, आरक्षक शांतिलाल गुर्जर, महिला आरक्षक दीपा यादव का स्वागत भी किया गया। स्वागत के बाद महिला आरक्षक दीपा यादव ने छात्राओं को बताया कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की अश्लीलता या कृत्य होने पर बच्चे शासन द्वारा चलाई जा रही हेल्पलाइन 1098 नंबर पर कॉल कर शिकायत कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने बच्चों को गुड टच एवं बैड टच के बारे में भी बताते हुए महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 के बारे में बताया और 100 डायल भी कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बच्चों को सुरक्षा व यातायात नियमों से बच्चों को अवगत कराते हुए इसके पालन करने के बारे में प्रकाश डाला है। उन्होंने बच्चों को सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से आए दिन हो रही फर्जी कॉल व अपराधों पर भी प्रकाश डाला है। जरूर बताएंगे। फोन के स्पीड डायल में सर्वप्रथम डायल 100 अपने परिजनों के नंबर रखें। हमेशा स्पीड डायल में हमेशा अपने परिजन और 100 नंबर रखें। जहाँ प्रीपेड बूथ है वहाँ प्रीपेड टैक्सी ले साथ, मतलब जहाँ भी। आज जो है कन्याशाला स्कूल में जो बालिकाओं की सुरक्षा है तथा बालिका जागरूकता के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है।
इसमें महिला की सुरक्षा के संबंध में बताया गया, बच्चों को जो है करियर मार्गदर्शन के बारे में बताया गया और जितने भी आजकल ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, उनके बारे में बच्चों को बताया। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा मंदसौर के निर्वाचन गुरुवार को शहर के संजय गांधी उद्यान में हुए। इस चुनाव में 2 पैनल के कुल 34 उम्मीदवार मैदान में रहे हैं। मतदान देर शाम तक चला, वही परिणाम रात को घोषित किए जाएंगे। सुबह से ही मतदान को लेकर मतदान केंद्र संजय गांधी उद्यान में गहमागहमी रही है। दोपहर 1:30 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो देर शाम तक चला और मतदान का समय 5:30 बजे का था, लेकिन प्रक्रिया में धीमापन और मतदाता अधिक होने के चलते मतदान देर तक चला है। खैर 5:30 बजे बाद नवीन मतदाताओं को प्रवेश नहीं दिया गया। परिसर में मौजूद मतदाताओं ने ही मतदान किया और आपको बता दें कि प्रति 2 वर्ष में होने वाले भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के इन चुनाव में मंदसौर शाखा के इस चुनाव में 2 पैनल के कुल 34 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, जिसमें जनसेवा पैनल की 21 तो सद्भावना पैनल की 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। मंदसौर जिले में रेड क्रॉस के कुल 3076 मतदाता हैं और गुरुवार शाम तक चले मतदान में करीब 1000 मतदाता अपने मत का उपयोग कर सकते हैं और करीब इतने ही मतदाताओं में से उम्मीदवारों का चयन होगा। भारतीय निर्वाचन प्रणाली के अनुसार ही मतदान प्रक्रिया करवाई गई और मतदान के चलते मतदान केंद्र पर पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था रही। वहीं मतदान के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन भी करवाया गया। यहाँ पे जो मतदाता सूची है उससे मिलान करते हुए वोटर्स आ रहे हैं, जो आजीवन सदस्य हैं वही आ रहे हैं और हमने जो मतदान की प्रक्रिया होती है उसको पालन करते हुए हमने मतदान दल लगाए हुए हैं, जो लिस्ट से मिलान करके और वोट डलवा रहे हैं। मतदाता जो सूची है उसके मुताबिक 3076 हैं, तो अभी देखते हैं कितना टर्नआउट होता है। पुलिस की व्यवस्था है यहाँ पे, TIs की ड्यूटी लगी हुई है, CSP साहब वगैरह सभी हैं, सभी का सहयोग है। उसी हाँ जी, डेफिनेटली वीडियोग्राफी, पूरी प्रक्रिया की सतत वीडियोग्राफी होगी। कोविड को लेकर क्या पालन कराया जा रहा है? कोविड को लेकर यहाँ पे सैनिटाइजर्स और मास्क की उपलब्धता है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहे हैं, जो सरकार के कोविड गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल्स है, उनका पूरी तरीके से पालन। भाई सामान्य जिस तरह से होती है, हम लोग वहाँ पर वोटिंग देकर हम लोग वहाँ पर स्लिप जारी कर रहे हैं वोटर की, ताकि सुविधा रहे। वो मतदान अधिकारी एक के पास में आ रहा है, वो उसकी एंट्री जोर से बोल रहा है, नंबर 2 के रजिस्टर में उसकी एंट्री हो रही है, साइन हो रहे हैं। नंबर 3 वाला जो हमारा मतदान अधिकारी है। भारतीय सैन्य सेना संगठन मध्य प्रदेश के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष सेन तुलसीराम राठौर, मंदसौर व मंदसौर जिला अध्यक्ष मुकेश सेन बरखेड़ा डांगी की उपस्थिति में रूपनी चौपाटी पर गुरुवार को सभी सेन समाजजनों ने जावेद हबीब के सभी सैलून व स्पा सेंटर बंद होना चाहिए, इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि जावेद हबीब ने ट्रेनिंग के दौरान एक महिला के बालों में थूका था, जिसका वीडियो वायरल हुआ, जिससे सैन समाज का पैतृक व्यवसाय है उसका अपमान हुआ तथा नारी शक्ति स्वरूप महिलाओं का भी अपमान हुआ है, जिसको लेकर सभी में आक्रोश है तथा विरोध प्रदर्शन कर नारे लगाए गए हैं, जिसमें भारतीय सेना संगठन के किशोर सेन मानपुरा प्रवक्ता, तहसील सीतामऊ अध्यक्ष दीपक सेन बिश्निया, श्याम सेन रलायता, लखन सेन नाहरगढ़, कपिल सेन बेटी खेड़ी, नरेंद्र सेन रोला, प्रकाश सेन रणायरा, पप्पू सेन एरा, दीपू सेन सीतामऊ, रामकिशन सेन रामगढ़, रामगोपाल देवड़ा आक्या सहित अनेक सेन समाज जन और अन्य समाज जन ने भी विरोध प्रदर्शन में उपस्थित थे। जावेद हबीब मुर्दाबाद, जावेद हबीब मुर्दाबाद, जावेद हबीब मुर्दाबाद, जावेद हबीब मुर्दाबाद, सैन समाज जिंदाबाद, सैन समाज जिंदाबाद, भारतीय सैन सेना जिंदाबाद, भारतीय सैन सेना जिंदाबाद जिंदाबाद। मंदसौर गुरुवार को रामघाट चौराहे पर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और दक्षिण मंडल अध्यक्ष अजय जी के मार्गदर्शन में परिवार में गरीब परिवार की महिलाओं और बुजुर्गों को वितरित किए गए कंबल, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सुखों की और ध्यान देगा, विपत्ति और परेशानी आएगी तो उसका भी ध्यान आप हम सब मिलकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। अब मैं सूची से जो नाम गोपाल जी भील, इनके यहाँ से कोई हो तो गया, जानकी बाई, रूपा बाई, कमला बाई, रूपा बाई के बाद में कमला बाई आ जाए,
गीता जी, जिसका नाम हम बोल रहे हैं सभी के नाम। एक और मंजू भाई, 2 मंजू भाई है के बाद में रेखा भाई, मांगी भाई, गुलाब भाई। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर मंदसौर के भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मंडल के नेतृत्व में अध्यक्ष भाई अजय जी आसेरी जी के कहने पर, निवेदन पर, आग्रह पर आज मैंने इस क्षेत्र में उन ज़रूरतमंद लोगों को जिनको कंबल की आवश्यकता महसूस हो रही थी, उनको कंबल बांटने का हम सब ने, भारतीय जनता पार्टी के परिवार ने काम किया है। क्योंकि देखिए, ये कल का जो दिन है 14 जनवरी का, वो दान पुण्य का है, कुछ करने का है। क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा हमें जो विरासत में मिली है, और ये पर्व और जो त्यौहार है, ये हमें कुछ प्रेरणा देता है, कुछ समझाने की कोशिश करता है। और अभी जब देखा तो वास्तव में उन लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया जिनकी सूची बनी गई थी, जो ज़रूरतमंद लोग थे। भारतीय जनता पार्टी के इस संगठन ने उनको ढूंढने का भी काम किया, उनको खोजने का भी काम किया, और वो जो कंबल की आवश्यकता इनको हो रही थी, उसको प्रदत्त करवाने में कहीं ना कहीं मैं भी निमित्त बना हूँ। तो मैं तो मंडल अध्यक्ष जी का, भाई अजय जी का और पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन व्यक्त करता हूँ कि मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर ये पुण्य का काम, ये दान का काम भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार ने मिलकर के किया। और जो हमें एक देखिए संगठन पर्व भी बन रहा है, और इस संगठन पर्व में स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी की 100वीं जन्म शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं। तो संगठन का यही मतलब होता है कि संगठन पर्व में हम दीन दुखियों की, हितग्राहियों की जो आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की हम पूर्ति करें। और इस प्रकार की प्रेरणा हमको संगठन के माध्यम से भी प्राप्त होती है। और मैंने यहाँ ये भी कहा है कि आने वाले समय में हम यहाँ पे इसी क्षेत्र के उन गरीब बच्चों को, मध्यम परिवार के बच्चों को, जिनको कॉपी, किताबें, पाठ्य पुस्तकें, पेंसिल, रबर इनकी आवश्यकता होगी, तो हम उसको भी देने का काम करेंगे। देखिए, पंडित दीनदयाल जी की अंत्योदय की संकल्पना को साकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने दान के इस महापर्व मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मंडल ने खानपुरा के इसमें क्षेत्र में कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और जिनको वास्तव में बहुत आवश्यकता है कंबल की, इस कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, और ऐसे में जिनको ज़रूरत महसूस होती है, उनको ढूंढने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया, चिन्हित करने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया, और हमने सूचीबद्ध करके उन परिवारों को आज माननीय विधायक जी के आतिथ्य में कंबल वितरण किया है। देखिए, मकर संक्रांति के दान के पर्व की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मंडल द्वारा माननीय विधायक जी के आतिथ्य में आज कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। हमारे जो प्रेरणा पुरुष है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने संकल्पना की थी कि जो अंत्योदय की संकल्पना की थी कि अंतिम व्यक्ति को आगे लाना है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज सेवा के इस भाव से कंबल वितरण का कार्यक्रम किया। और माननीय विधायक जी के आतिथ्य में और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और एक एक परिवार को चिन्हित करने का काम किया, जिनको वास्तव में कंबल की आवश्यकता थी, और उन परिवारों को आज विधायक जी के हाथों से हमने कंबल वितरण कराया। रुख करते हैं नीमच की खबरों की ओर। गुरुवार को नीमच के बाजारों में संक्रांति के पर्व को लेकर रौनक नहीं दिखाई दे रही है। संक्रांति पर उड़ाए जाने वाली पतंग इस बार काफी महंगी हो गई है। कोरोना के कारण पतंग व्यवसाय भी काफी प्रभावित हुआ है। महंगाई और आर्थिक हालत की वजह से पतंग की खरीदी करने ग्राहक कमा रहे हैं। नीमच में पतंग का थोक व्यवसाय करने वाली लोकेश प्रजापति ने बताया कि व्यापार में 15 से 20% तक वस्तुएं महंगी हो चुकी है। साथ ही इस बार लोग खरीदारी में भी कम रुचि दिखा रहे हैं। कोरोना का व्यवसाय पर प्रभाव पड़ा है, और हालांकि इस बार राहत भरी बात यह है कि बाजार खुले होने से लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं। पिछली बार इस तरह की हालत नहीं थी। पतंगों में जैसे अभी कोविड वैक्सीनेशन को लेके जागरूकता के लिए मास्क लगाने का वैक्सीनेशन को लेके ये जो आया है, और इसके अलावा पतंग में भी जो नए साल को लेके मकर संक्रांति की बधाई को लेके, और अपन कह दीजिए कि 26 जनवरी का जो ये पर्व, इसके लेके ये पतंग आई है। बाकी सब जो सीरियल चलते हैं अभी, बॉलीवुड को लेके है और हॉलीवुड को लेके है, कुछ सीरियल तारक मेहता का है, उल्टा चश्मा, इनके सबसे अच्छी पतंग जो भी आई है। क्या उतार चढ़ाव आया है इस बार व्यापार में? कोरोना को देखते हुए क्या बाजार में जो है पतंगों का भाव क्या रहे हैं? क्या कोरोना का प्रभाव काफ़ी पड़ा है पतंग के व्यापार के ऊपर, लगभग सभी पड़ा है, और इसी को देखते हुए काफ़ी महंगाई भी हुई है पतंगों में, और बच्चे ज़्यादातर पतंग पसंद कर रहे हैं। 1-2 रुपये से ज़्यादा की महंगी पसंद ले नहीं रहे, क्योंकि
मंदी भी है और मार्केट भी नहीं है, लोगों के पास पैसे भी नहीं है अभी मंदी को लेके और महामारी को लेके। गत वर्ष के अनुसार इस वर्ष क्या भाव रहे होंगे? वैसे तो विगत 2 वर्षों से जो है कोरोना का काम चल रहा है, लेकिन इस वर्ष क्या लग रहा है, क्योंकि खुला है सकरात पे बाजार? नहीं, खुला तो है लेकिन फिर भी अभी जागरूकता के हिसाब से देखें अपन तो महंगाई बहुत है पतंगों में, और क्योंकि अभी लेबर मिल नहीं रही है, कोविड की वजह से लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि अपन लोग ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं लोगों को, तो उस वजह से महंगाई है, लगभग 15 से 10% महंगाई बढ़ी है। जैसा कि चाइना के मांझों पे और इनों पे भी प्रतिबंध है, अपने यहाँ पर किस प्रकार के मांझे और पतंग बेची जा रही है? चाइना का मांझा प्रतिबंधित है, अपने यहाँ बिकता ही नहीं है, लेकिन अभी जो जयपुर में अपने यहाँ बरली से मांझा आता है, जो कॉटन का आता है, जो वो है जो सूखते हैं अपने हाथ से कारीगर बनाते हैं जयपुर में, जयपुर बरेली जयपुर वो बेचते हैं। अधिकतर पतंगें कहाँ से आती है अपने शहर में? अपने यहाँ से आती है अधिकतर अहमदाबाद, जयपुर, आगरा और लखनऊ। गुरुवार दोपहर को नीमच के नीमच सिटी स्थित यादव मंडी नाथू खेड़ी के रहने वाली 48 वर्षीय हेमंत पिता मांगीलाल कदम की नीमच जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान मौत हो गई है। दरअसल हेमंत राज मिस्त्री का काम करते थे और श्रमिक कार्य के लिए वे नीमच के बागेश्वर मंदिर रोड पर चल रहे निर्माण कार्य में श्रमिक का कार्य कर रहे थे। इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और हेमंत को परिजन जिला चिकित्सालय लाए, मगर इलाज के दौरान हेमंत ने दम तोड़ दिया। वहीं उनके शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बहुत तो बड़ा भाई की हुई है। सुबह घर से काम के लिए निकले थे, जो साथ वाले मिस्त्री ने फ़ोन लगाया कि बोले इनकी तबीयत खराब हो रही है। 10 साढ़े 9 के समथिंग मेरे पास फ़ोन आया था। मैं और मेरे साथ अंकल बोलने में रहते हैं, जीतमल जी, दोनों गए उनको साइड पे, तो उनको चला नहीं जा रहा था। हमें लगा कि पाँव में दिक्कत आ रही है, तो पहले प्राइवेट हॉस्पिटल वहाँ दिखाया हमने, पवन हो जाएगा, तो उन्होंने बोला फ्रैक्चर का कुछ नहीं है, अब दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। तो फिर हम यहाँ सिविल में लाए, उन्होंने बीपी चेक करके एडमिट कर लिया। इसके बाद बाटल लगाए मेरे अंकल को घर छोड़ने का, इतनी देर में तो सांस रुक गई उनकी बस। क्या उपचार के दौरान मौत हुई है? हाँ, मतलब उन्होंने उपचार चालू कर दिया था। तो क्या कोई बीमारी वगैरह थी? नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, बस यूँ बता रहे डॉक्टर साहब के बीपी ज़्यादा हाई हो गया, तो बोले इनकी कोई पहले कोई इलाज नहीं था उनका, और उन्होंने हमको बताया भी नहीं, ना कभी उन्होंने कोई इलाज कराया। उपचार वगैरह चल रहा था क्या? कोई नहीं चल रहा था, कुछ नहीं था। काय का काम करते? राजमिस्त्री का कारीगरी करते? कारीगरी। तो ये घटना कहाँ हुई थी जब तबीयत खराब हुई थी? कहाँ गए थे वो? ये साइड पे मोहल्ले वाले की ठेकेदार है, उसके साइड पे साथ में काम करते हैं। क्या नाम लिखते हैं पूरा? हेमंत कुमार यादव। पिताजी का नाम? मांगीलाल जी यादव। नहीं सॉरी, हेमंत कुमार कदम, स्वर्गीय मांगीलाल जी कदम। उम्र 48 साल। निवासी कहाँ के? यादव मंडी नीमच सिटी नाथू खेड़ी। आप क्या लगते हैं उनके? मैं उनका छोटा भाई हूँ। गुरुवार को नीमच जिला चिकित्सालय में लंबे इंतजार के बाद दिल्ली से सीटी स्कैन मशीन ट्रक के माध्यम से पहुंची है। दरअसल मशीन के भाव में गरीब व सामान्य परिवार के लोगों को प्राइवेट लैब पर सीटी स्कैन कराना काफी महंगा पड़ रहा था, जिसकी वजह से लोगों को आर्थिक भार उठाना पड़ रहा था। नीमच जिला चिकित्सालय में मशीन लग जाने से लोगों को इस सुविधा का लाभ कई गुना कम शुल्क पर मिलेगा। इस मामले में जानकारी देते हुए नीमच के सिविल सर्जन A.K. मिश्रा ने बताया कि जल्द ही मशीन लगकर तैयार हो जाएगी और लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से नीमच जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन कक्ष व हाईटेक सुविधाओं को मरीज के लिए तैयार किया जा रहा है। ये थीटा लैब एजेंसी है प्राइवेट की, तो इसमें थीटा लैब डायग्नोस्टिक सेंटर है, मतलब वहाँ जो इंस्टॉलेशन होगा हमारे सीटी स्कैन सेंटर पर, ये जिला चिकित्सालय परिसर में, तो इसमें सभी मतलब चाहे कोविड पेशेंट हो या जनरल पेशेंट हो, सभी के लिए मतलब यहाँ पर रियायत दर में, मतलब मार्केट में 3,000-4,000 रुपये लगते हैं, तो यहाँ पर बहुत नॉमिनल जो डिसाइड किया गया कलेक्टर साहब की मीटिंग में, तो उस दर पे हम लोग यहाँ पर उनको सीटी स्कैन करके देंगे, ताकि मतलब उसमें गरीब लोग और जितने भी और सभी वर्ग के लोगों के लिए उनको फ़ायदा होगा। एक्सपेक्टेड तो यही है, कल के दिन इसका उद्घाटन है और कल से ही शुरू हो जाएगी। आप खुद अंदर जा कर के देख ही चुके हैं, मशीन का इंस्टॉलेशन आज होगा, कल के दिन ये उद्घाटन होकर के सामने आने लग जाएगा और इसकी सुविधा सभी लोगों को मिलेगी। तो कल से ही चालू। सीटी स्कैन वगैरह हो जाए। जी ठीक।
गुरुवार प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच को उपनगर भगाना की मस्जिद के सामने मंडी में लोडिंग टेम्पो का काम करने वाले टेम्पो चालक पर 2 युवकों ने हमला कर दिया है। टेम्पो चालक फकीरा पिता जीवनलाल अहिर ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडी में उपज का टेम्पो भर रहा है। इस दौरान 2 युवकों ने ऊपर चोरी का प्रयास किया था और जिन्हें चेतावनी देने पर उन्होंने धमकी दी है कि वे उसे देख लेंगे। इस दौरान टेम्पो चालक टेम्पो खाली करके वापस आ रहा था, तब बगाना की मस्जिद के सामने दोनों युवकों ने उससे रोका और उस पर हमला कर दिया। घायल युवक को नीमच जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। वही युवक ने इस मामले में बगाना थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मैं टेम्पो चलाता हूँ, मेरी बोरे मंडी में पड़ी थी, मैं टेम्पो में भर रहा था, 2 आया उनका साथ 2 गोलू और सद्दाम वहाँ बोरी चुरा के ले आ रहे थे। मैंने उनको रोका, भैया मेरी बोरी मत जाए, मेरी बोरी है। और उन्होंने मेरे को बोला कि क्यों नहीं, ऐसे हमारी गाली गलौज करने लग गया। मैंने बोरी के लिए रोका उनको, तो कह रहा चल तू आगे चल। मैं संदीप रोड पर गाड़ी खाली करके आ रहा था, फिर मस्जिद में मेरे को रोका उन्होंने, वो मेरे संग रोकने के बाद मारपीट करने लग गए। और उसके 2 अन्य साथी ने मेरे तलवार से यहाँ मारा। मेरी मोटी जर्किन पहन रखी, मैं जर्किन नहीं पहनता तो मेरी गर्दन तो कटी जाती है, मेरा हाथ कट जाता। कहाँ की घटना है ये मस्जिद के सामने ही, बगाना मस्जिद के सामने की घटना है। क्या मंडी में टेम्पो अगर चलाते हैं? मंडी में संदीप रोड पर टेम्पो चलाता हूँ मैं, कहीं नहीं चलाता हूँ, एक ही दुकान पर चलाता हूँ मैं। और मेरे माल की पहले भी 17 बोरी चुरा ले गए, उसके पैसे अभी तक भर रहा हूँ सेठ को मैं। 40,000 रुपये सेठ को भरे, बेचारा सेठ ने, तो भी कोई मंडी के अंदर कोई सुनवाई नहीं। तुम्हारा माध्यम से चाहो तो आप उनकी चोरी रोक सकते हो। रात दिन बेचारा ये क्या लाल गुलाब गैंग बताई जा रही है? लाल गुलाब गैंग है, बहुत भयंकर चोरी कर रही है। और हमारा माल दिन दहाड़े हमारा सामने उठा के ले रहा है। फिर ये रात और दिन में ये क्या करते होंगे? वो भी तलवार मारने की धमकी दे रहा है। वो तो मैं पहलवानी करा नहीं होता, उनको पटकता नहीं तो मेरा हाथ तो मेरी गर्दन तो कट ही जाती है। और अन्य मतलब खूब सारे मुसलमान थे वहाँ पर, कोई बचाने का नाम नहीं देता। मेरी गाड़ी का कांच फोड़ दिया, मेरे तो ताबीज़ टक रहा था, पूरा ताबीज़। मेरी जर्किन की आप हालत देख लोगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा, मेरी पूरी जर्किन फट गई। कितने लोग थे? लगभग 6 लोग थे कम से कम। 2 तो उनके जो नाम है, 4 लोग और अन्य साथी थे। 2 जो नाम बता रहे हो कौन कौन है? वो सबको बता देंगे। और आपका कैमरा चालू करके देख लेना, कितनी तलवारों से वार करा उन्होंने। मेरी गाड़ी का पूरा कांच सब फोड़ डाला। आपके माध्यम से कलेक्टर साहब से आप जाके पूछो। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिसीमन को लेकर कांग्रेस ने भाजपा को चुनौती दी है कि अगर 2 माह में परिसीमन नहीं होता है तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को तितर बितर करने का कार्य कमलनाथ ने किया है। वह किस मुंह से आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। वही विधायक यशपाल सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस महामंत्री महेंद्र गुर्जर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से भागना चाहती है। आज उनका जनमत घटने लगा है और इस कारण पंचायत चुनाव को निरस्त करने का कार्य किया गया है। जिनके कार्यकाल में जनता का भला करना था, पंचायत के चुनाव लड़ना था और अन्य ऐसे काम, किसानों के कर्ज माफी का मामला हो या बाढ़ की राहत हो, वो तो तब किए नहीं। और आज हमको चुनौतियां दे रहे हैं, आज हमसे सवाल खड़े कर रहे हैं कि 2 महीने में अगर चुनाव नहीं कर रहे तो कांग्रेस सड़क पर आंदोलन करेगा। कमलनाथ जी, आप जब मुख्यमंत्री जी थे तब आपको आईफा की ज़्यादा चिंता थी, आपको फिल्मी कलाकारों की ज़्यादा चिंता थी, आपको कोविड की चिंता नहीं थी, आपको कोरोना की चिंता नहीं थी। और यदि आप 2019 के परिसीमन और रोस्टर की बात कर रहे थे तो आपके कालखंड में आपने पंचायत के चुनाव क्यों नहीं कराए? पूरे पंचायत के चुनाव के तंत्र को अगर किसी ने तीतर बितर किया है, अस्त व्यस्त किया है, तो उसका श्रेय जाता है कमलनाथ जी की सरकार को और कमलनाथ जी के नेतृत्व को। और अभी भी जिस प्रकार से जो पंचायत का चुनाव उलझा दिया है, उसमें अगर हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट गए और जाने के बाद जो दुर्दशा हुई इस पंचायत चुनाव के, आधे अधूरे चुनाव, और हम तो नया परिसीमन करके जा रहे हैं, नई मतदाता सूची लेकर के जा रहे हैं। हमने 2 अधिसूचनाएं निरस्त करके नए सिरे से नए समीकरण, हम कृत संकल्पित हैं, हम दृढ़ संकल्पित हैं। हम कमलनाथ जी की सरकार की तरह और कमलनाथ जी की तरह नहीं कि कहेंगे क्या और करेंगे क्या। और इसीलिए पंचायत के चुनाव समय पे होंगे, निश्चित समय पे होंगे, डायरेक्शन दिए गए हैं, सरकार तैयार है। और कमलनाथ जी को तो माफ़ी मांगना चाहिए, उनको तो क्षमा याचना करना चाहिए कि पूरे पंचायत तंत्र को तीतर बितर कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप किस बात को लेकर के जनता के बीच में और आंदोलन की बात कर रहे हो? आपका कराया धराया है, हम तो समेट रहे हैं, हमको तो नए सिरे से सब कुछ करने को अग्रसर होना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव से भागना चाहती है। पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से इन्होंने धन के बल पर सत्ता परिवर्तन की है और आज पूरे प्रदेश के 7 करोड़ जनता
भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण, कोविड के कारण तरह कर रही है। इससे इनका जनमत पूरी तरह से बिखरा हुआ है। इसका बहाना बनाकर भारतीय जनता पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत राज के चुनाव टालने का काम किया है। माननीय कमलनाथ जी ने 2019 के आधार पर चुनाव करवाने की मांग की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस रोटेशन प्रणाली का पालन नहीं करते हुए 2014 के आधार पर ये लोग चुनाव करवा रहे थे। कमलनाथ जी और माननीय विवेक तनखा जी त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव के लिए आरक्षण रोटेशन को लेकर न्यायालय में गए थे, न कि चुनाव को रद्द कराने के लिए। भारतीय जनता पार्टी केवल भ्रम की राजनीति करती है। प्रदेश की 7 करोड़ जनता को भ्रम के जाल में फंसाकर गुमराह करने का काम कर रही है। अगर ऐसा होता तो माननीय कमलनाथ जी ने अभी हाल ही में चुनाव कराने के लिए जिन्होंने मांग की है, उससे घबराकर तत्काल अभी इन्होंने परिसीमन के आदेश जारी किए हैं। इस बात का प्रमाण है कि कमलनाथ जी हमेशा सत्य की बात कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने पे तुली हुई है। इनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। आज 7 साल होने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने न तो कृषि उपज मंडी के चुनाव करवाए हैं, न सहकारिता के चुनाव करवाए हैं, न त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव करवाए हैं। ये केवल अपने चुनिंदा सांसद और विधायक जनप्रतिनिधियों के आधार पर ही ये केंद्रीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा विकेंद्रीकरण की बात की है और जो पंचायती राज का सपना है स्वर्गीय राजीव गांधी जी लेकर आए थे और इन्होंने पंचायती राज संशोधन करके एक संवैधानिक दर्जा दिया था, लेकिन उस संवैधानिक दर्जे को भी भाजपा खत्म करके और पूरी तरह से पंचायती राज की इस ग्राम स्वराज व्यवस्था को ठप करने का काम कर रही है। ये गलत दोषारोपण कर रहे हैं। इनका पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की सरकार की है। उनको तत्काल चुनाव करवाना चाहिए और आरक्षण 2019 के आधार पर आरक्षण के आधार पर ही चुनाव उनको करवाना चाहिए। गुरुवार को नीमच की भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तपोभूमि पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री बंसीलाल गुर्जर की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ द्वारा प्रबुद्ध जन गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंसीलाल गुर्जर ने मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त होने को लेकर कांग्रेस की साजिश बताया है और पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार सदैव कार्य करती रहेगी, यह बात कही है। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, नीमच विधायक दिलीप सिंह सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रबुद्ध जन गोष्ठी का आयोजन का मुख्य उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त होने के परिप्रेक्ष्य में कार्यकर्ताओं को जन जन तक, विशेष रूप से पिछड़ा वर्ग तक भाजपा के संदेश को पहुंचाना है। आज हमने नीमच में पिछड़ा मोर्चे के बैनर तले प्रबुद्ध जन गोष्ठी की और ये प्रबुद्ध जन गोष्ठी करने का विषय मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज में कांग्रेस ने जो कलाबाजियां की थी उन कलाबाजियों से लोगों को अवगत कराने के लिए आज की गोष्ठी की। हम आप सबके माध्यम से बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से मध्य प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराना चाहती थी और इसीलिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी। चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और 4-5 दिन मतदान में बचे थे। कांग्रेस इन चुनावों को लेकर के पहले हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट ने जब सुनवाई की तिथियां लंबी दी तो कांग्रेस को इससे सबर नहीं हुआ और कांग्रेस इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने जब इन चुनाव में कुछ ऐसे फैसले दिए कि जो पिछड़ा वर्ग के हित में नहीं थे तो उसको लेकर के कांग्रेस शुरुआती समय में तो खुशियां मनाती रही, पर जब मध्य प्रदेश की सरकार ने उस फैसले को लेकर के और असंतोष जाहिर किया और ये कहा कि हम फिर से मध्य प्रदेश सरकार एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाएगी और पिछड़े वर्ग के लोगों को जो न्याय नहीं मिल रहा है उसके न्याय को दिलाने का काम करेगी। और इसी बात को लेकर के और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो अध्यादेश आरक्षण के लिए निकाला था उस अध्यादेश को वापस लेकर के और राज्यपाल महोदय को भेज करके और ये अपेक्षा की कि मध्य प्रदेश में अब ऐसी परिस्थितियों में जब पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व उनके आरक्षण के साथ नहीं हो सकता
तो ऐसी परिस्थितियों में निर्वाचन को रोक दिया जाए। कांग्रेस इसके पहले भी मध्य प्रदेश के विधानसभा के पटल पर गलत आंकड़े बता करके और नौकरियों के आरक्षण का मुद्दा लेकर के आई थी और गलत आंकड़े बताए थे। इसी को आधार मान करके लोगों ने पिटीशन लगाई और कोर्ट में वो नौकरियों वाला उनका कानून भी अटक गया। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में गुरुवार को मनासा थाना पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी सहित अवैध डोडा चूरा परिवहन कर रहे 2 आरोपी सहित एक आयशर ट्रक जब्त किया है। गुरुवार को मनासा थाना प्रभारी कन्हैया लाल डांगी ने जानकारी देते हुए बताया कि मनासा थाना पुलिस को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई है कि रविंद्र चौधरी बलदेव नगर थाना राजस्थान बाड़मेर व गोविंद बिश्नोई जिला बाड़मेर दोनों आयशर ट्रक में काले कच्चों में अवैध डोडा चूरा तस्करी हेतु भदाना चंद्रपुरा रामपुरा कुकुडेश्वर मनासा हाईवे से होकर बाड़मेर राजस्थान जाने वाले हैं। सूचना पर मनासा थाना पुलिस टीम में हांसपुर फंटे पर नाकेबंदी कर कार्रवाई करते हुए लाल रंग के आयशर ट्रक में परिवहन कर ले जाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आयशर ट्रक में काले कट्टों में कुल 629 किलो डोडा चूरा व ट्रक की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मुखबिर की सूचना पर हमारी टीम द्वारा करीब 6 कुंटल 29 किलो डोडा चूरा एक आयशर गाड़ी में जिसको परिवहन किया जा रहा था, जिसको नीमच से बाड़मेर ले जाते हुए 2 आरोपियों सहित जिनके नाम रविंद्र जाट और गोविंद बिश्नोई है के डोडा चूरा जब्त किया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रकरण के अनुसंधान में प्रथम दृष्टया पाया गया कि उक्त डोडा चूरा भंवरलाल जाट जो बाड़मेर के रहने वाले हैं वो ले जा रहे थे और ये डोडा चूरा हमारे मनासा थाना क्षेत्र के गांव अरनिया चंद्रावत के तूफान द्वारा भरवाया गया है। ऐसी जानकारी मिलने पर इनको भी प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। प्रकरण में दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस रिमांड प्राप्त करके प्रकरण में तकनीकी साक्ष्य और आरोपियों से पूछताछ कर आगे अनुसंधान किया जाएगा और इस प्रकरण में जो भी आरोपी संलिप्त है स्रोत और गंतव्य में, उन सभी को भी आरोपी बनाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए SBCN टाइम्स।